आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज। तो एवोल्यूशन को हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिया था। उसमें हमने लामार्क की थ्योरी को भी डिस्कस किया था, उसमें हमने डार्विन की थ्योरी को भी डिस्कस किया था। तो एवोल्यूशन से आप लोग फेमिलियर होंगे कि व्हाट इज़ द एवोल्यूशन। हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एवोल्यूशन एंड जीन फ्रीक्वेंसीज। उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है न्यू कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन जो है वो दो तरीक़ों से ऑपरेट होती है। फर्स्ट वे क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन एट इंडिविजुअल लेवल, या तो उसे इंडिविजुअल लेवल पे हम नेचुरल सिलेक्शन को देखते हैं, या फिर सेकंड वे ये है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो पॉपुलेशन लेवल पे जो है देखी जाती है। तो ये न्यू कंसेप्ट है एवोल्यूशन का, ठीक है। कि एक तो हम उसको इंडिविजुअल लेवल के हम उसको जो है पॉपुलेशन के फॉर्म में नहीं देखते, हम उसको सिंगल देखते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन सेकंड जो है इसका वे वो है कि हम उसे पॉपुलेशन लेवल में देखते हैं। तो जब इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, इसमें हम एक इंडिविजुअल एनिमल के करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बर्ड एक्वायर्स एन एडेप्टेशन थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। कि हम एक बर्ड है उसके तमाम करैक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, उसमें जो अडेप्टेशंस आई हैं नेचुरल थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, इसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो एक इंडिविजुअल, एक बर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल में हम उसके करैक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। दिस एडेप्टेशन परमिट्स इट टू फीड मोर एफिशिएंटली ऑन बटरफ्लाइज। अब वो क्या एडेप्टेशंस आई हैं कि वो अपनी फीडिंग के लिए जो है एफिशिएंटली बटरफ्लाइज जो है उनको खा रहा है। बटरफ्लाइज को वो बर्ड जो है मोस्टली बटरफ्लाइज को अपनी फीड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दिस ट्रेट में भी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड बिहेवियर्स। तो ये जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो ट्रेट है, ये एक इनहेरिटेड बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड वे हमारे पास क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन एक पॉपुलेशन लेवल पे अगर देखें तो इट इंडिकेट्स दैट सिलेक्शन ऑपरेट्स ऑन द जीन्स। बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज आर नॉट परमानेंट, दे डाई बट देयर जीन्स आर इमोर्टल। जैसे अगर बर्ड्स और बटरफ्लाइज की बात करते हैं तो वो जो है परमानेंट नहीं होती, ठीक है, वो डाई भी होती हैं, लेकिन उनके जो जीन्स हैं दे आर द इमोर्टल, ठीक है। जीन जो है वो इनके इमोर्टल रहेंगे। द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन शोज दैट हाउ मेनी कॉमन एंड रेयर जीन्स आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप, द इंटरब्रीड एंड शेयर जीन्स। अब जब नेचुरल सिलेक्शन की बात करें कि इसके नतीजे में क्या होता है कि एवोल्यूशन होती है, तो एक कॉमन जीन के दरमियान हम कह रहे हैं कि कॉमन जीन जो है वो एक एवोल्यूशन शो कर रही होती है। या समटाइम्स ऐसा होता है कि एक कॉमन जीन शो नहीं कर रही होती, बहुत कम जीन्स होती हैं वो भी शो कर रही होती हैं ग्रुप में, ठीक है। और वो जो जीन्स हैं वो इंटरब्रीड करती हैं और फिर अपने जीन्स को एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में ट्रांसफ़र कर देती है। दैट्स वाई वी कॉल दैट जीन्स आर द इमोर्टल। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की डेफिनेशन की। अगर बात करें कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होगी, the individual of the same species that occupy a given area at the same time and share a unique set of genes is called population। तो अब इसमें क्या होता है कि हम सेम स्पीशीज़, ठीक है, सेम स्पीशीज़ जो हैं वो एक एरिया यानी कि सेम एरिया में रह रही होती हैं और उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रही होती हैं, तो इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई अ गिवन एरिया एट द सेम टाइम एंड शेयर अ यूनिक सेट ऑफ जीन्स। के पॉपुलेशन हमने किसको कह दिया कि सेम स्पीशीज़ हैं जो एक एरिया में रह रही होती हैं, ठीक है, सेम टाइम में सेम एरिया में रह रही होती हैं और अपनी जो जीन्स हैं उनको वो एक दूसरे के साथ जो है ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। तो इसमें जो है ये क्या है, ये पॉपुलेशन लेवल है। अब इसमें इमोर्टल की बात भी हो गई कि अगर वो डाई भी हो जाती है तो वो जीन्स अपने ट्रांसफ़र कर देती हैं। हम इमोर्टल इसलिए कहते हैं कि ये लाफानी होती हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं होती। तो इसमें स्पीशीज़ का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है। अब स्पीशीज़ के बारे में भी आपको पता होगा कि स्पीशीज़ हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज़ के एक दफ़ा दोबारा मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ कि स्पीशीज़ हम किसको कहते हैं। अ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन रिप्रोड्यूस विद वन अनदर इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यही आप लोगों ने पहले स्पीशीज़ की डेफिनेशन पढ़ी है ना, कि एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये एक नेचर वे में आप कह लें कि नेचुरल वे है कि वो एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो रह रहे होते हैं, वो रिप्रोडक्शन का भी काम कर रहे होते हैं। और फिर जब रिप्रोडक्शन का काम करते हैं तो फिर क्या करते हैं, उनसे जो ऑफस्प्रिंग है वो भी प्रोड्यूस होते हैं, तो ये स्पीशीज़ कहलाती है।
देयरफॉर देयर आर न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब इसके अलावा इसमें कुछ और डेफिनेशंस भी हैं एवोल्यूशन की। तो अब वो जो न्यू डेफिनेशन है एवोल्यूशन की वो क्या है? द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हम क्या कहते हैं? अब एलील्स क्या हैं कि एक जीन है, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो एलील कहलाता है, ठीक है। द डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ जीन इज़ नोन एज एलील, ठीक है। तो जीन्स में एलील्स मौजूद होते हैं, तो उन एलील्स की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो अगर तो उन एलील्स की फ्रीक्वेंसी में, एक पॉपुलेशन है, उनकी एलील्स की फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली आ जाती है तो वो क्या कहलाती है? वो एवोल्यूशन कहलाती है, ठीक है। तो एलील होता है एक वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। जीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, तो जो है इसको हम एलील कहते हैं कि ये वेरिएंट फॉर्म है जीन की। द अबंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एलील इन रिलेशन टू द सम ऑफ ऑल एलील्स एट दैट लोकस इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी हम इसकी कैसे देखते हैं एलील की। उससे पहले लोकस है, ये भी आप लोग मेरे ख्याल में फेमिलियर होंगे कि व्हाट इज़ द लोकस। हमने जब क्रोमोसोम वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें लोकस को हमने डिस्कस किया था कि हम कहते हैं कि वो पोजीशन जहाँ पे ये जीन मौजूद होती है, ठीक है। अ पर्टिकुलर पोजीशन और प्लेस वेयर समथिंग अकर्स और सिचुएटेड, ठीक है। एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, एक जीन की पर्टिकुलर पोजीशन होती है, उसे लोकस कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील जो है ये हमने किस तरह फाइंड की कि द अबंडेंस ऑफ पर्टिकुलर एलील इन रिलेशन टू द सम ऑफ ऑल एलील्स। एक पर्टिकुलर एलील को जितनी भी बाकी तमाम एलील्स हैं उसके साथ हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि एक हमारे पास एलील फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं कि द नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ एन एलील इन अ पॉपुलेशन। कोई पर्टिकुलर एलील है, ख़ास एलील है पॉपुलेशन में, उसके साथ जितनी बाकी तमाम उस पॉपुलेशन में एलील्स हैं उनके साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील आ जाती है। इसी तरह जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी हम निकालते हैं कि एक इंडिविजुअल है, एक पर्टिकुलर जीनोटाइप है, ठीक है। एक हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद अ पर्टिकुलर जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है ये अलग होती है। द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन एन अदर वे। इसको हम किसी और तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। द चेंज इन द टोटल जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। के जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन हम जीन पूल को कहते हैं, ठीक है। कि एक कंप्लीट जेनेटिक मेकअप जो है उसमें कंप्लीट जेनेटिक मेकअप में, टोटल जेनेटिक मेकअप में चेंज आ जाता है तो वो भी एवोल्यूशन कहलाती है। द टोटल जीन्स ऑफ अ ट्रेट इन अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड जीन पूल। अब जीन पूल हम क्या कहते हैं कि जितनी भी एक पॉपुलेशन में जीन्स है, द कलेक्शन ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड जीन पूल। तो जीन पूल क्या कहलाती है कि द कलेक्शन ऑफ अ जीन्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल, या टोटल जीन्स ऑफ अ ट्रेट इन अ पॉपुलेशन आर कॉल्ड जीन पूल। अब मॉडर्न सिंथेसिस की बात करते हैं। अगर इसको एक क्लोजर लुक देख लेते हैं कि इसकी मॉडर्न सिंथेसिस की क्लोजर लुक क्या है। मॉडर्न सिंथेसिस हम कहते हैं किसको है? The combination of the principles of population genetics and Darwinian evolutionary theory is called modern synthesis। तो कम्बिनेशन है जेनेटिक्स का और डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी का, इस कम्बिनेशन को मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है। तो इसमें इस जो एवोल्यूशन है इसमें जो है पॉपुलेशन की जेनेटिक्स, पॉपुलेशन के साथ जेनेटिक को कंबाइन करके उसके कम्बिनेशन से ये सारी चीज़ें जो है प्रेजेंट की हुई हैं। Modern synthesis comes from the study of genetics. It explains why variation exists among individuals। ठीक है, वेरिएशंस जो हैं ये क्या होती हैं कि हम कहते हैं कि जिस तरह चेंजिंग्स होती हैं तो चेंजिंग्स को वेरिएशन कहा जाता है। कि मॉडर्न सिंथेसिस जो है ये कहाँ से आती है? अगर जेनेटिक्स की स्टडी की जाए तो हमें वहाँ से मॉडर्न सिंथेसिस का पता चलता है, हमें वेरिएशन का पता चलता है। उसके अलावा ये जो किस तरह एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करती हैं, उसके अलावा वेरिएशंस की वजह से इंडिविजुअल्स में जो है क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो नेचुरल जो नेचर है क्या करती है? देयरफॉर नेचर सिलेक्ट्स देम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचर इनको नेचुरल सिलेक्शन से सेलेक्ट करती है। दस जेनेटिक वेरिएशंस आर इम्पोर्टेंट इन एवोल्यूशन। इसलिए कहा जाता है कि जेनेटिक वेरिएशन एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो सकती है पॉपुलेशन में, ठीक है। अगर हम एक सिंपल प्रिंसिपल की बात करें, इनहेरिटेंस ऑफ ग्रीगर मेंडल प्रोवाइड फॉर रिमार्केबल वेरिएशन, क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल एलील्स, म्यूटेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ वेरिएशन। तो इनकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, म्यूटेशन की वजह से, मल्टीपल एलील की वजह से बहुत ज़्यादा वेरिएशन आती है, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं। Therefore no two individuals are genetically identical, इसलिए हम कहते हैं कि दोनों इंडिविजुअल्स एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते, वो एक दूसरे की तरह नहीं दिखाई देते, ठीक है। Chance produces different combination of genes, therefore some individuals are better able to survive and reproduce in a given environment than others। तो इन सारी combinations की वजह से जितने भी चांस, ये जो चेंजिंग्स आई हैं, कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो बेहतर तौर पे अपना सर्वाइवल कर सकते हैं और बेहतर तौर पे जो है इन्वायरमेंट में वो इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल हो सकती है और रिप्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। तो ये एक क्लोजर लुक था कि मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ एवोल्यूशन किस तरह होती है, डार्विन और जेनेटिक्स को कंबाइन करके कौन सी चीज़ें देखी गई। अब मस्ट एवोल्यूशन हैपन, अब एवोल्यूशन में एक थ्योरम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, इसको हम देख लेते हैं कि इसका एवोल्यूशन में क्या रोल है। अब एवोल्यूशन क्या है, ये एक सेंट्रल टू बायोलॉजी है, बायोलॉजी का एक सेंट्रल पार्ट है एवोल्यूशन, ठीक है। तो एवोल्यूशन जो है ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन इसमें होती है। सम टाइम जो एवोल्यूशन है वो बहुत कम भी होती है और सम टाइम एवोल्यूशन रैपिड भी होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन किस तरह की है। द थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक्सप्लेन हाउ एवोल्यूशन कैन बी स्टॉप। तो अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक थ्योरी है जो हमें बताती है कि एवोल्यूशन किस स्टॉप हुई। अब व्हाट इज द पॉपुलेशन जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द जेनेटिक इवेंट्स इन अ जीन पूल इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब क्या है कि एक हम जीन पूल, एक कलेक्शन ऑफ जीन्स में कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि एक जीन पूल जो है एक कलेक्शन ऑफ जीन्स कहलाती है। तो उसमें क्या होता है कि हम उसमें मुख्तलिफ जेनेटिक इवेंट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। एक जेनेटिक इवेंट्स की स्टडी हम जीन पूल में कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाती है। अब हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, एक इंग्लिश mathematician Godfrey H. Hardy and German physician Wilhelm Weinberg independently derived a mathematical model in 1908, ठीक है। तो अब एक इंग्लिश मैथमेटिशियन गॉडफ्रे एच हार्डी और जर्मन फिजिशियन विल्हेल्म वेनबर्ग जो था, इन दोनों ने एक मैथमेटिकल मॉडल पेश किया था 1908 में, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं इंग्लिश मैथमेटिशियन, और इन्होंने एक मॉडल पेश किया था 1908 में। अब उस मॉडल में उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स के, इन ये जो फ्रीक्वेंसी है एक पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, उस एक ख़ास टाइम है, उसमें अगर उनकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो उनमें किस तरह चेंजिंग्स आती है, उनमें क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन। अब देयर कंबाइंड आइडियाज़ बिकेम नोन एज द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। तो इन दोनों के आइडियाज़, इनके कंबाइंड आइडियाज़ को हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम का नाम दिया गया। अब हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम जो है क्या है, व्हाट इज़ द हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, द मिक्सिंग ऑफ एलील्स at meiosis and their recombination do not alter the frequency of alleles in a future generation if certain assumptions are met। अब एक तो ये स्टेटमेंट थी कि अगर तो इन एलील्स को मेयोसिस में मिक्स कर दिया जाए, लेकिन उनकी जो रिकम्बिनेशन है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी एलील है वो कांस्टेंट है, वो नेक्स्ट जनरेशन में उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। एक और स्टेटमेंट थी कि इफ़ सर्टेन assumptions आर मेट evolution will not occur because the allelic frequencies will not change from generation to generation even through the specific mixing of alleles in individuals may vary। तो इसमें क्या है, इसको सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों जो है स्टेटमेंट को आप किस तरह याद रख सकते हैं कि इसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो है ये चेंज नहीं होती, एलीलिक फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट रहती है, वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होती। अब जब वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होती, एवोल्यूशन, इसमें हम कह रहे हैं इक्विलिब्रियम रहता है, जेनेटिकली इक्विलिब्रियम है। तो जब जेनेटिकली इक्विलिब्रियम होगा तो इसमें एवोल्यूशन नहीं होगी। तो यहाँ पे इन्होंने ये एग्जाम्पशन दिया कि एलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो चेंज नहीं आई, जीन्स में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसके नतीजे में एवोल्यूशन नहीं हुई। अब ये इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है, कुछ एग्जाम्पशंस हैं जिसकी बुनियाद में इन्होंने दी है, और वो एग्जाम्पशंस कौन सी हैं। एक तो लार्जर पॉपुलेशन साइज, सबसे पहली है कि लार्ज पॉपुलेशन साइज, द पॉपुलेशन साइज मस्ट बी लार्ज, जीन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बाय चेंज इन लार्ज पॉपुलेशन साइज। तो
अगर तो पॉपुलेशन का साइज़ लार्ज होगा तो जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर तो साइज़ कम होगा पॉपुलेशन का तो जीन फ्रीक्वेंसी, जीन पूल जो है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ सकती हैं, इसलिए पॉपुलेशन साइज़ को लार्ज होना चाहिए। सेकंड, मेटिंग विद इन द पॉपुलेशन मस्ट बी रैंडम। पॉपुलेशन के दरमियान में जो मीटिंग है वो रैंडम होनी चाहिए, ठीक है, वो रैंडमली होगी, नॉन रैंडम नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी रैंडम। एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव एन इक्वल चांस टू मेट विद वन अनदर इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इन नॉन, अच्छा ये बाद में पढ़ लेते हैं नॉन रैंडम वाली बात। अब यहाँ पे पहले रैंडम की बात पढ़ लेते हैं कि रैंडम में क्या कहा है, कि रैंडम में क्या हो सकता है कि इक्वल चांस होते हैं कि एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ एक ही पॉपुलेशन है वो मेटिंग का काम करे। लेकिन जो नॉन रैंडम मेटिंग है इसमें क्या होता है कि सम इंडिविजुअल कैन मोर रिप्रोड्यूस दैन अदर, कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरों से। देन नेचर सिलेक्शन में अक्कर, देयरफॉर मेटिंग शुड बी रैंडम। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटिंग का प्रोसेस है वो रैंडम होना चाहिए, वो नॉन रैंडम नहीं होना चाहिए। Individuals cannot migrate into or out of the population. Migration may introduce new genes into the gene pool. It can add or delete copies of existing genes. अब थर्ड क्या assumption थी कि माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, ना वो कोई चीज़ बाहर जाए ना कोई स्पीशी अंदर आए, ठीक है। एक वो जो पॉपुलेशन एक है उसी को रहना चाहिए। अगर तो उसमें कोई चीज़ बाहर से आ गई है या कोई चीज़ अंदर से बाहर चले गई या डिलीट हो गई है, कुछ कॉपीज़ ऐड हो गई हैं, तो इनकी वजह से उनमें इंडिविजुअल्स में उनके माइग्रेशन की वजह से उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, एवोल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है, जो वो देखना चाह रहे हैं वो चीज़ उनको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं म्यूटेशन की, कि म्यूटेशन मस्ट नॉट अकर, म्यूटेशन भी नहीं होनी चाहिए, और म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम मस्ट एग्जिस्ट। तो म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम जो है उसको इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। कुछ म्यूटेशंस की वजह से वाइल्ड टाइप एलील जो है टू अ म्यूटेंट फॉर्म, समटाइम जो वाइल्ड टाइप एलील थे वो म्यूटेंट फॉर्म में हो गए, तो कुछ म्यूटेशंस अकर फ्रॉम द म्यूटेंट फ्रॉम बैक टू द वाइल्ड टाइप, और कुछ ऐसे थे जो म्यूटेंट से दोबारा वाइल्ड टाइप में कन्वर्ट हो गए। इफ़ बोथ दीज म्यूटेशंस आर बैलेंस्ड देन म्यूटेशनल इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, दस नो जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस सोर्स। तो अगर ये दोनों कंडीशन, म्यूटेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी, तवाज़ुन होगा, इनमें तवाज़ुन बरकरार होगा, तो बैलेंस होगा, तो इनकी वजह से कोई और पॉपुलेशन, कोई और जीन उसमें नहीं इंट्रोड्यूस होगी, तो उनका बैलेंस भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये सारे अजम्पशंस थे जिसकी बुनियाद पे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है उसको प्रेजेंट किया गया, उसकी स्टेटमेंट जो है वो दी गई। These assumptions stop the change in allelic frequencies. तो इन्होंने allelic frequencies में change जो है उसको stop कर दिया, therefore evolution does not occur. These assumptions are restrictive. A real population cannot meet these conditions, therefore evolution occurs in most populations. However, Hardy-Weinberg theorem provides a useful theoretical framework. The changes in gene frequencies in the population can be examined by this theorem. इनको जो है इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म में पेश किया था, ठीक है, तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं, वो आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो ये जो assumptions ये रिस्ट्रिक्टिव थी, तो यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन ऐसी थी जिसमें एवोल्यूशन हुई भी, लेकिन कुछ ऐसी थी पॉपुलेशन जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम ने बताया था कि एवोल्यूशन उनकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है एवोल्यूशन नहीं हुई, ठीक है। तो क्योंकि उसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया, अगर तो एलीलिक फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ जाता तो एवोल्यूशन होती है। तो ये था हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल।